दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किस वंश के काल में हुआ था? ऑप्शन ए है पाल वंश, बी गंग वंश, सी प्रतिहार वंश, डी गुप्त वंश। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गंग वंश। दोस्तों गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण गंग वंश के काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो? ऑप्शन ए अजंता में है, बी बादामी में है, सी बाघ में है, डी एलोरा में है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजंता में है। ठीक है, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो अजंता की गुफाओं में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए है शिक्षक, बी नृत्य करते हुए, सी विश्राम करते हुए और डी है ध्यान मग्न। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है शिक्षक। दोस्तों शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किस निर्दिष्ट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, बी धार्मिक संप्रदाय, सी मंदिर रचना शैली और डी है प्रशासनिक अधिकारी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मंदिर रचना शैली। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द जो है वो मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बादामी स्थित गुफा में किसकी मूर्तियों को 16 भिन्न भिन्न मुद्राओं में उकेरा गया है? इसमें ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी नटराज शिव और डी है नृत्यांगना। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है नटराज शिव। दोस्तों बादामी स्थित जो गुफाएं हैं उसमें नटराज शिव की मूर्तियों को 16 भिन्न भिन्न मुद्राओं में उकेरा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मथुरा कला के अंतर्गत निम्नलिखित में किस मुद्रा में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है? इसमें ऑप्शन ए है बरहस्त मुद्रा, बी अभय मुद्रा, सी धर्म चक्र मुद्रा, डी उपर्युक्त सभी। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, उपर्युक्त सभी। ठीक है, मथुरा कला के अंतर्गत बृहस्पति मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल वंश को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए है चालुक्य वंश, बी चोल वंश, सी सालुब वंश और डी है पाल वंश। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चोल वंश। दोस्तों चोल वंश के या को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको याद कर लेंगे कि दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग चोल वंश को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तांबे एवं कांसे के धातु कार्य के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रमुख है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए भदोही, बी मुरादाबाद, सी बहराइच और डी वाराणसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुरादाबाद। ठीक है दोस्तों, तांबे और कांसे के धातु के काम के लिए उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में मूर्ति निर्माण की कौन सी शैलियां प्रचलित थीं? ऑप्शन ए गंधार शैली, बी मथुरा शैली, सी अमरावती शैली और डी है उपर्युक्त सभी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मौर्योत्तर काल में मूर्ति निर्माण की गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली ये तीनों शैलियां प्रचलित थीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मथुरा कला के अंतर्गत निम्न में से किस मूर्ति का निर्माण हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों मथुरा कला के अंतर्गत बौद्ध, जैन, हिंदू
इन तीनों धर्मों की मूर्तियों का निर्माण हुआ था? इसको याद कर लेंगे। मथुरा कला में तीनों मूर्तियों का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मथुरा कला के अंतर्गत निम्न में से किस मूर्ति का निर्माण हुआ था? दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसमें ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, बौद्ध, जैन, हिंदू, इन तीनों मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला के अंतर्गत हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, धीमान एवं बिटपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, पाल शैली। दोस्तों धीमान और बिटमान पाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए दरबारी चित्रकार, बी यक्ष चित्रकार, सी बौद्ध भिक्षु, डी पटुआ चित्रकार। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों काली घाट के चित्र पटुआ चित्रकार कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए है बाबरनामा, बी अमीर हमज़ा, सी तारीख़ अल्फ़ी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तारीख़ अल्फ़ी। ठीक है, मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक तारीख़ अल्फ़ी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान पर, बी वेग पर, सी आयतन पर, डी संवेग पर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द्रव्यमान पर। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता द्रव्यमान पर होती है। अगला प्रश्न है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है? ऑप्शन ए तल की प्रकृति पर, बी तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर, सी अभिलंब प्रतिक्रिया पर, डी तल के क्षेत्रफल पर। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सीमांत घर्षण तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीकरण, बी अपोहन, सी प्रतिकर्म परासरण, डी विसरण। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अपकेंद्रीकरण। दोस्तों प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत अपकेंद्रीकरण है। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इसमें ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा और डी है विकिरण ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा का गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ऑप्शन ए गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, बी कुंडली में घर्षण के कारण, सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसमें दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, डी है गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसमें दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इस वजह से लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है? ऑप्शन ए है बल, बी घर्षण, सी दाब, डी तापमान। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है घर्षण। दोस्तों नैनो द्रव्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्विडो से संबंधित है? ऑप्शन ए संचार शक्ति, बी अवशोषित शक्ति, सी उत्सर्जक शक्ति, डी वापसी की शक्ति। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वापसी की शक्ति। ठीक है, एल्विडो वापसी की शक्ति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उद्योगों के आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापन हेतु राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सेल्यूलर फोन का जनक कौन है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फ्रैंक मॉरिसन। दोस्तों सेल्यूलर फोन का जनक फ्रैंक मॉरिसन है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 दिसंबर, बी 24 दिसंबर, सी 14 दिसंबर, डी 7 दिसंबर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 24 दिसंबर। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था? ऑप्शन ए यशोवर्मन, बी शशांक वर्मन, सी मेघवर्मन, डी महेंद्र वर्मन। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघवर्मन। दोस्तों, मेघवर्मन विदेशी राजा था जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में कौन सा फलित ज्योतिषी से संबंधित था? ऑप्शन ए छप्पड़क, बी वररुचि, सी अमर सिंह, डी शंकु। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है छप्पड़क। दोस्तों, समुद्रगुप्त के नवरत्नों में छप्पड़क फलित ज्योतिषी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निवास करती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। दोस्तों, चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति है जो आंध्र प्रदेश राज्य के नल्लामाला पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है। ये केरल के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, चेंचू जनजाति केरल के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नल्लामाला पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये उपबंध किसमें किया गया है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। दोस्तों, भारत में मूल कर्तव्यों में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तीसरे। ठीक है दोस्तों, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को तीसरे स्थान पर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन में मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको रट लेंगे कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन डी है सोवियत संघ। ठीक है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य के लिए है? ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों, बी सभी नागरिकों, सी केवल गैर नागरिकों, डी केवल केंद्रीय एवं राज्य के कर्मचारियों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सभी नागरिकों। ठीक है दोस्तों, संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी लौह मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन ए है टिन, बी मैग्नीज, सी कोबाल्ट और डी है टंगस्टन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है? टिन है। टिन जो है वो लौह मिश्र धातु नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? ऑप्शन ए जस्ता, बी स्टील, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको रट लेंगे। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तांबा। ठीक है, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना तांबे के लिए या तांबे के उत्पादन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पन्ना, मध्य प्रदेश। ठीक है
दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक हीरा पन्ना मध्य प्रदेश से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? ऑप्शन ए पीलीभीत, बी लखीमपुर, सी चित्रकूट, डी सोनभद्र। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र सर्वाधिक वनाच्छादित जनपदों में से एक जनपद है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है दोस्तों? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर। ठीक है, ये ललितपुर में है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया। कहाँ पे सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया? दोस्तों सारनाथ में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी में सारनाथ गए और वहां उन्होंने सबसे पहले धर्मोपदेश अपने पुराने साथी उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया गया, जो उनका साथ छोड़कर चले गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश दिया, जिसका नाम था धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे, धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से। ठीक है, ये पहला उपदेश था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 7। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, दार्शनिक, कृषक, शिकारी, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री, ये 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने इन्हें विभाजित किया था, और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। ये भी याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वकर्मा गुफा का संबंध निम्न में से किस गुफा से है? ऑप्शन ए है एलोरा की गुफा, बी एलिफेंटा की गुफा, सी जोगेश्वर की गुफा, डी कन्हेरी की गुफा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एलोरा की गुफा। ठीक है, विश्वकर्मा गुफा का संबंध एलोरा की गुफा से है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, चंदेलों द्वारा। ठीक है दोस्तों, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल बिहार राज्य में स्थित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मगिरी नामक पूरा स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित है, बिहार में नहीं है। चिरांद बिहार में है, ओरियप बिहार में है, बरूडी बिहार में है, लेकिन ब्रह्मगिरी कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है लंघनाद, बी बागोर, सी लोहंदा, डी दमदमा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लोहंदा। ठीक है दोस्तों, बेलन घाटी इलाहाबाद स्थित लोहंदा नाले से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली, जो उत्तर प्रदेश पुरापाषाण काल की है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से डॉकयार्ड जहाज़ों की गोदी के साक्ष्य मिले? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी सुरकोटडा, सी लोथल, डी हड़प्पा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है लोथल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल से डॉकयार्ड यानी जहाज़ों की गोदी के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में भूकंप आने के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी चन्हुदड़ों, डी धौलावीरा। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है, जहां
भूकंप आने के प्रमाण मिले हैं, ये कहाँ है? घग्गर। घग्गर नदी, सॉरी, ये घग्गर नदी पे है और घग्गर नदी कहाँ है? राजस्थान में है। यहाँ से भूकंप आने के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल 3 भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए धौलावीरा, बी सुरकोटदा, सी मोहनजोदड़ो, डी दायमाबाद। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धौलावीरा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। कहाँ है? कच्छ के रण में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज नामक संस्था ने किस सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल को खोजने में सहायता की? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आलमगीरपुर। ठीक है दोस्तों, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। कहाँ है? मेरठ में है। यहाँ से भारत सेवक समाज नामक संस्था ने सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल को खोजने में सहायता मिली थी। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िले के यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन यज्ञों की चर्चा ब्रह्मांड या ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है? ऑप्शन ए अश्वमेघ अग्निष्टोम देवयज्ञ, बी राजसूय अश्वमेघ वाजपेय, सी देवयज्ञ अश्वमेघ वाजपेय, डी वाजपेय पितृयज्ञ अश्वमेघ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजसूय अश्वमेघ वाजपेय यज्ञों की चर्चा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। ठीक है, इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, ये याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनु स्मृति में सरस्वती और दृष्टदती नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए ब्रह्मवर्त, बी आर्यवर्त, सी सप्त सिंधु, डी है ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ब्रह्मवर्त। मनु स्मृति में सरस्वती और दृष्टदती नदियों के बीच प्रदेश को ब्रह्मवर्त के नाम से परिभाषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सातत्व विधि शब्द का तात्पर्य है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भगवान अनुष्ठान। ठीक है, भागवत अनुष्ठान। भागवत अनुष्ठान दोस्तों सातवत विधि शब्द का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे? ऑप्शन ए पाल, बी सेन, डी प्रतिहार, सी प्रतिहार, डी चाहमान। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है सेन। दोस्तों सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन। ये कर्नाटक के ब्रह्म क्षत्रिय थे। इस वंश का प्रमुख शासक विजय सेन था। प्रमुख शासक कौन था? विजय सेन। और कहाँ से थे? कर्नाटक के। ये क्या कहते थे? अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। अगला प्रश्न है, राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए दान दिया था? राजपूत वंश के किस राजा ने मस्जिद के निर्माण के लिए दान दिया था? दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जय सिंह सिद्धराज। ठीक है, जय सिंह सिद्धराज ने मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए दान दिया था। अगला प्रश्न है, फुतूहात फिरोज शाही किसने लिखा? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी इब्ने बतूता, डी मनुची। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने फुतूहात फिरोज शाही लिखी। ये एक किताब का नाम है फुतूहात फिरोज शाही, जिसके लेखक हैं फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, भारत नौजवान सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1926, बी 1936, सी 1946, डी 1916। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1926। दोस्तों भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर के प्रसिद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी
मुल्ला याज़दी। ठीक है दोस्तों, अकबर ने अब्दुल नबी और अब्दुल्ला सुल्तानपुरी को हज पर जाने वाले टोलियों की नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलमा सदस्य अब्दुल याज़दी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम बार किसने स्वीकार किया था कि प्लासी में अंग्रेज़ों की विजय विश्वघात या विश्वासघात की विजय थी? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, बी हेक्टर मुर्नो, सी वेंसी टॉर्ट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि पहली बार किसी ने भी ये नहीं कहा था कि इसमें से किसी ने ये नहीं कहा था कि प्लासी में अंग्रेज़ों की विजय विश्वासघात की विजय थी। तो ये इसमें से किसी ने नहीं कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, बी आर सी मजूमदार, सी एन एन सेन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आर सी मजूमदार ने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था? ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी ऑपरेशन जीरो आवर, सी ऑपरेशन थंडर वोल्ट, डी ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ये याद रखेंगे, ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था। इसको याद कर लेंगे, ऑपरेशन जीरो आवर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान से, बी ओडिशा से, सी गुजरात से, डी हरियाणा से। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान से। दोस्तों, बिजौलिया आंदोलन राजस्थान से संबंधित है। महाराणा के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह द्वारा चंबली और तलवार बंदी कर लगाए जाने वाले विरुद्ध बिजौलिया कृषक आंदोलन अशोक परमार द्वारा शुरू किया गया था और ये आंदोलन राजस्थान में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जेईडी ब्यून गहने रूप से जुड़े थे? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है स्त्री शिक्षा। ठीक है दोस्तों, भारत में शिक्षा का वास्तविक कार्य जेईडी बेटन ने किया, जो शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, इनका पूरा नाम था जेईडी। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षा के रूप में काम किया था। वास्तविक कार्य जेई बेटन ने किया था, ये शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।